अब देखो, जैसा आप सारी पिछली वीडियोस देख रहे हो, आपको साशा बैंक्स और नाओमी की सिचुएशन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। मैंने आपसे कहा था कि लगातार वीडियोस में इनके बारे में बहुत सारी बातें आने वाली हैं आपके लिए। तो साशा बैंक्स और नाओमी, जो कि आपको पता है चैंपियनशिप छोड़ के मंडे नाइट रॉ से चली गई थी, अब उनके बारे में क्या अपडेट आई है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई साशा बैंक्स और नाओमी को इस चीज़ के लिए पनिशमेंट दे सकती है, क्या एक्चुअल में उनको फायर कर सकती है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई मजबूर है खुद। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये कि आज से बहुत टाइम 2-3 महीने पहले आई थिंक हुआ होगा, जब वो याद नहीं था शार्लेट फेयर और बेकी लिंच के पंगे हो गए थे, जब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बेल्ट फेंक दी थी, जिसमें शार्लेट फेयर की ज्यादा गलती थी। उस पॉइंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्लियरली पता था कि ये जो शार्लेट फ्लेयर है इसकी गलती है, बट बावजूद उसके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो कुछ नहीं कहा। और इसके पीछे रीजन ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को डर था कि अगर हमने इनके साथ कुछ चुल करी तो भाई है तो हमारी सुपरस्टार, डब्ल्यूडब्ल्यूई हमारा ब्रांड नेम है, लेकिन उस ब्रांड नेम को चलाता कौन है? यही सुपरस्टार्स हैं, और ऐसे सुपरस्टार्स की हमको जरूरत है। बिल्ली फिर से चिल्ला रही है, कैसे सुपरस्टार्स की हमको जरूरत है। तो इस वजह से जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको फायर नहीं किया, और यही सेम सिचुएशन साशा बैंक्स और नाओमी के साथ है। उनको ये डर है कि अगर साशा बैंक्स और नाओमी एज सुपरस्टार्स को हम निकालते हैं, स्पेशली मेरे को लगता है साशा बैंक्स के बारे में, कि कहीं वो ऑल लीड रेसलिंग को साइन ना कर लें। तो ये डर डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिमाग में हमेशा ही रहता है कि हमारी कंपनी से कोई सुपरस्टार जिसकी वैल्यू हमको लगती है वो बस चला ना जाए कंपनी से, ठीक है? अगर वो चला गया तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सामने अब राइवल प्रमोशन AEW है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से साशा बैंक्स और नाओमी को फायर डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं करेगी, चाहे उनको पता हो कि गलती जो है उनसे हुई है, ठीक है? स्टेफनी मैकमैन के बारे में एक शॉकिंग अनाउंसमेंट आती है उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर। क्या है आप लोग देख सकते हो इस वाले ट्वीट के अंदर, यहाँ पर कहती हैं एज ऑफ टुमारो आई एम टेकिंग अ लीव फ्रॉम अब्सेंस फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ माय डब्ल्यूडब्ल्यूई रिस्पांसिबिलिटी एट डब्ल्यूडब्ल्यूई। ये बताते हैं कि कैसे उनके लिए लाइफ लॉन्ग लेगेसी है, वो दोबारा से कंपनी में वापस आने के लिए जो है देखेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए वो फोकस करना चाहती है अपनी फैमिली के ऊपर। तो ये वाली जो अनाउंसमेंट है वो आउट ऑफ नो वेयर आई स्टेफनी मैकमैन की तरफ से। मतलब जैसे कोई चीज़ होने वाली होती है तो मैं आपको चैनल को बता देता हूँ कि अब ऐसे होने वाला है, ऐसे हो सकता है, बट इस बार में कुछ रूमर, कुछ अपडेट नहीं थी। अचानक से स्टेफनी मैकमैन ने ये कह दिया ट्विटर के ऊपर कि चलो फिलहाल के लिए उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई से हो गया है टाटा बाय बाय। इवन गाइस, जितना सरप्राइजिंग आप लोगों के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई के खुद के मैनेजमेंट के लोगों के लिए भी है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि स्टेफनी मैकमैन कोई ऐसा डिसीजन लेने वाली है। आपको पता है काफी रोल हैं स्टेफनी मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, बहुत सारे जो चीजें उनको संभालने का उनका काम है। ना सिर्फ वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके शेयर्स हैं, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो काफी सारी जो चीजें चल रही होती है बैक स्टेज में, जो है उनका काफी रोल रहता है। लेकिन फिलहाल स्टेफनी मैकमैन जो है जा रही हैं। हाँ, कोई ऐसे पंगेबाजी करके नहीं जा रही, अच्छी बात यह है, क्योंकि अपने रिसेंटली शेन मैकमैन के साथ वाला भी एक पंगा देखा था ना। हाँ, तो अभी फिलहाल के लिए स्टेफनी मैकमैन नहीं आएंगी। मतलब टेलीविजन के ऊपर तो वैसे भी नहीं आती थी, लेकिन बैक से जो उनका काम होता था फिलहाल के लिए उन्होंने उससे ब्रेक ले लिया है और फोकस है सारा फैमिली के ऊपर। यार एज हमारे साथ कहीं फिरकी तो नहीं ले रहे हैं? मतलब मैंने आपको बताया था कि जो 4th मेंबर है जजमेंट डे का, वो तमाशो चांपा हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर एज ने उनकी फोटो डाली। तो क्या वो हमारे साथ खेल खेलना था? क्योंकि एज ने एक और चीज करी है ट्विटर के ऊपर, इस वाले पिक्चर को उन्होंने पोस्ट किया अपने ट्विटर के ऊपर, और आपको पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार पेज की है। तो एज अब क्या ये भी कहना चाह रहे हैं कि पेज ना सिर्फ जजमेंट डे के अंदर आएंगी, बल्कि उनका रेसलिंग में रिटर्न होने वाला है? क्योंकि जजमेंट डे के अंदर किसी मैनेजर की तो क्या ही जरूरत है, क्योंकि एज जो है वो सारा काम निभा रहे हैं। तो ये क्या अब एज का धंधा हो गया है क्या, कि फैंस को ऐसे ऐसे बताने का कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, जबकि होगा कुछ नहीं। बट हाँ, अगर इसको थोड़ा सीरियस वे में देखें तो पेज भी रिसेंटली कह रही थी कि उनको रिटर्न करना है, और वो अपने जो है रिटर्न की प्रोसेस में जो है अब आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है। तो क्या इस तरीके से उनका रिटर्न होने वाला है? और इसकी तो एक सिमिलर स्टोरी लाइन भी बनती है। एज भी तो रिटायरमेंट के बाद वापस आए थे, तो क्या पता कुछ ऐसी कहानी वहानी लेके वो जो है पेज को अपनी जजमेंट डे के अंदर लेकर आ जाएं। तो देखते हैं अब सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन पेज का आना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो बड़ी बात होगी, ऊपर से जजमेंट डे के अंदर एज के साथ। क्या आप लोग देखना चाहोगे? और आपको क्या लगता है, क्या एज ये फिरकी ले रहे हैं या एक्चुअल में इन सारी बातों का कुछ मतलब है? कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। चलो भाई, इतनी सारी बैड अपडेट हमको रिसेंटली रोमन रेंज के बारे में मिली है कि वो बंदा जो है पार्ट टाइमर होने वाला है, वो कम रेसलिंग करेगा, अब वो कम शोज के ऊपर आएगा, अब उसके प्रीमियम लाइव इवेंट की अपीयरेंसेस कम हो जाएगी। लेकिन फाइनली एक गुड न्यूज भी है रोमन रेंज के बारे में, और वो ये है कि समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का साल के जो 4 सबसे मेजर शोज होते हैं उसमें से एक शो है, उस तक जितने भी इस शोज होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के, वहां पर रोमन रेंस अपीयरेंस करेंगे। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय शेड्यूल करके रखे रोमन रेंस को, यानी कि अभी फिलहाल के लिए आपको भली रोमन रेंस से आगे पीछे गायब देखने को मिले, जैसे अभी जो हेलने चला रहा है वहां पर तो कम्पीट ही नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, जब मेजर शोज आएंगे तो उसके अराउंड रोमन रेंस की बुकिंग आप लोग कह सकते हो वैसी होने वाली जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या रोमन रेंस शो पर आएंगे या फिर नहीं। तो ये फिलहाल उनके बारे में गुड न्यूज है कि समर स्लैम के अराउंड आपको रोमन रेंस फिर से हैवी शेड्यूल के साथ वर्क करते हुए दिखा देंगे। इवेंट हो सकता है डबल ड्यूटी भी हो जाएगी, क्योंकि 2 चैंपियनशिप है उनके पास। अगर तब तक रहती है तो स्मैकडाउन के ऊपर भी और रॉ के ऊपर भी, तो हो सकता है लगातार रोमन रेंस की अपीयरेंसेस आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिले, और जो भी भरपाई चल रही है कहीं ना कहीं वो रोमन रेंस पूरी करने की कोशिश करें।
रैंडी ओर्टन ने कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया रिडल के बारे में। तो WWE का एक ट्वीट आता है जहां पर वो बताते हैं कि कल स्मैकडाउन के एपिसोड में विनर टेक ऑल वाला मैच होने वाला है ना टाइटल यूनिफिकेशन के लिए। तो उसके ऊपर रैंडी ओर्टन ने ये वाला ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि देखो 20 साल से ज़्यादा मेरे WWE के अंदर करियर हो चुका, मैंने काफ़ी सारा यहाँ पर टाइम बिताया, लेकिन रिडल के साथ टाइम जो है करना वो मेरा फेवरेट में से है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं जोक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ही इज अ सीरियस कंपेटिटर एंड एथलीट एंड अ फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन, बट बिफोर दैट हैपेंस वी आर यूनिफाइंग दोस टैग टाइटल्स ऑन स्मैकडाउन। यानी रैंडी ओर्टन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि ये रिडल को तो फ्यूचर में जाके वर्ल्ड चैंपियन बनना ही है, लेकिन फिलहाल के लिए जरा हम फोकस करते हैं टाइटल्स को यूनिफाई करने के लिए। तो भाई कॉन्फिडेंस तो तगड़ा वाला है रैंडी ओर्टन का यहाँ पे, इवन रिडल को लेकर भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। तो भैया देखते हैं अब कल स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या सीन होता है, क्या टाइटल्स यूनिफाई कर पाते हैं रिडल एंड रैंडी ओर्टन, या फिर उस के पास जो है सारी चैंपियनशिप आ जाती है। क्लैश एट द कासल, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया को लेकर भी WWE की इतनी हाई डिमांड नहीं आई जितना इसको लेकर आई जब टिकट जो है सेल्स के लिए ऐसे WWE ने निकाली हुई थी प्री सेल के लिए। तो गाइस WWE ध्यान सुनना, WWE की हिस्ट्री में आज तक किसी भी इवेंट की प्राइसिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी ज़्यादा है क्लैश एट द कासल की। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव WWE का मोस्ट एक्सपेंसिव हो सकता है टिकट सेल करने के मामले में पूरी कंपनी की हिस्ट्री में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको कहा था कि ये जो WWE को अभी ये मिला है ना एडवांटेज, जहाँ पर उनको पता लग रहा है कि बहुत सारे लोग टिकट्स वगैरह खरीदेंगे, तो मैंने आपसे कहा था WWE इसके जो प्राइस है वो ऊपर लेके जाने वाली है, लेकिन वो कुछ अलग ही लेवल पे ऊपर लेके चले गए। मतलब जो सस्ते टिकट्स भी होती है जहाँ पर बंदा सोचता भी है ना जाने के लिए कि हाँ क्या है कितने पैसे खर्च हो जाएंगे मेरे पाउंड्स में, मैं आपको ये सारा जो है वो कैलकुलेशन होने वाला है क्योंकि आपको पता है यूके की बात है, तो उस हिसाब से भी वो पैसे काफी ज्यादा हैं। इवन WWE ने प्राइस को इतना बढ़ा के दिखा दिया है, मतलब स्ट्रैटेजी ये है कि हम प्राइस को शुरुआत में इतना हाई कर देंगे कि जिन लोगों को शो देखने आना ही आना है, क्योंकि WWE को पता है भाई 80,000 लोग हैं और साइन अप तो भाई पता नहीं कहाँ लाख 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गए। तो WWE को ये बात तो अच्छे से पता है कि लोगों को टिकट्स तो खरीदनी है चाहे हम इसे कितनी महंगी कर दे। तो WWE शुरू में क्या करेगी, जो मोटी पार्टीज है उनसे बहुत सारा पैसा ऐंठ लेंगी, जितना ज्यादा उनको ऐंठना, क्योंकि उनको तो भाई टिकट्स चाहे महंगी हो सस्ती उनको खरीदनी है। और उसके बाद अगर WWE को जाकर लगता है कि ठीक है अब टिकट्स बिक गई हैं, अब शायद टिकट्स के प्राइस इतने ज़्यादा है कि जिन लोगों को कम चुल रहती है टिकट्स खरीदने की, लेकिन उनको थोड़ा सा सस्ते में अगर हम लोग दे दें तो फिर WWE इस तरीके से अपना जो पूरा शो है वो सोल्ड आउट करेगी। और पता है सिचुएशन कैसी हो सकती है यहाँ पर क्लैश एट द कासल के अंदर, कि मैं इस सीट के ऊपर बैठा हूँ, सेम सीट है, सेम जगह है वो बिल्कुल, मेरी टिकट का प्राइस होगा 50 रुपये, क्योंकि मैं जो है छोटी पार्टी हूँ, मैंने तो जब WWE की टिकट सस्ती हुई तब ली, लेकिन बगल में जो मेरा बंदा बैठा है उसने 500 रुपये दिए। मतलब पूरा खजाना लूटना चाहती है WWE मोटी पार्टी वाला उसे। तो क्लैश एट द कासल इस तरीके से WWE का सबसे एक्सपेंसिव शो होने वाला है टिकट्स के मामले में, टिकट की प्राइसिंग के बारे में। तो धंधा करना तो भाई कोई विंस मैकमैन से सीखे, क्योंकि ऐसे आइडियाज से ही वो कंपनी को यहाँ तक लेकर आए हैं। वैसे रैंडी ओर्टन ने तो बड़ी कॉन्फिडेंट तरीके से बात करी टाइटल्स को यूनिफाई करने के लिए, लेकिन रोमन रेंज का भी इसके ऊपर कुछ कहना है। अब कहना क्या है आप लोग देख सकते हो इस वाले ट्वीट के अंदर, जहां पर वे कह रहे हैं कि मैंने उसोस को विटनेस करते हुए देखा है, रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए देखा है, वो जो है डिवीजन में टॉप के ऊपर हैं। आर वर्क आर ब्लड मेक्स दिस बिजनेस रन, दे आर द बेस्ट टैग टीम एवर, टुमारो जस्ट मेक्स इट ऑफिशियल। यानी रोमन रेंज से कह रहे हैं कि हम तो हैं ही टॉप पे, हमको तो पता ही है, लेकिन कल चलो इस बात को सिर्फ ऑफिशियल कर देते हैं। और उसके बाद भैया तुमसे लोगों के सामने भी आ जाएगा कि जो मैं सारी बातें बोल रहा हूँ वो उसके बारे में बिल्कुल सही है। तो रैंडी ओर्टन का कॉन्फिडेंस उधर से अलग, रोमन रेंज का कॉन्फिडेंस इधर से अलग। अब टाइटल्स का मैच होने वाला है कल की स्मैकडाउन की, इस मैच की फील किसी भी एक प्रीमियम लाइव इवेंट की तरह होने वाली है, मतलब स्टेडियम वाले नहीं, ऐसे नॉर्मल वाले प्रीमियम लाइव इवेंट की तरह। तो देखते हैं फिर कल स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या होता है, बट एक्साइटमेंट तो है इसकी काफ़ी ज़्यादा। कौन जीतेगा, क्या रिडल होंगे या फिर रैंडी ओर्टन की टीम होगी या फिर रूसोस की? कुछ प्रेडिक्शन है तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं प्रेडिक्शन फिलहाल करूँगा नहीं, क्योंकि क्यों करूँ भाई, प्रीमियम लाइव इवेंट थोड़ी है, एक मैच ही तो है, ठीक है। इतना हल्का हाथ मेरे ऊपर रखा जा सकता है। जॉन मॉक्सली के बारे में एक अपडेट है उनके WWE में रिटर्न को लेकर, ठीक है। अब देखो जब AEW कंपनी स्टार्ट हुई थी तो रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से इस बात को डिस्कस किया गया कि उस टाइम पर जिन भी टैलेंट्स ने AEW के साथ साइन किया था उन्होंने सीधा 3 साल की डील साइन करी थी AEW के साथ में। और इस पॉइंट पर जिन सुपरस्टार्स ने शुरुआत में AEW को ज्वाइन किया था उनकी जो डील है वो खत्म हो चुकी होगी। जैसे हमने कोडी रोड्स को देखा इसीलिए वो WWE कंपनी के अंदर आ गए हैं, या तो वो खत्म हो चुकी है या फिर बस वो अब साइन ही करने वाले हैं। और इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं जॉन मॉक्सली। इससे बात क्लियर है कि शायद ये एक मूवमेंट है जिस टाइम पर जॉन मॉक्सली को डिसाइड करना है कि क्या उनको AEW के अंदर कंटिन्यू करना है, या फिर अगर उनका प्लान है अब WWE कंपनी में आने का तो वहां से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीसाइन ना करें, उसको रिन्यू ना करें, एंड उसके बाद अपने जो कदम है बिल्कुल कोडी रोड्स की तरह WWE कंपनी के अंदर रख दें। तो आप कह सकते हो ये वाला जो टाइम है वो काफी
क्रूशियल है अगर जॉन मॉक्सली आ रहे हैं WWE के अंदर। डेफिनेटली अगर इसके बारे में मुझे कुछ पता लगता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है या फिर अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो डेफिनेटली मैं आपको चैनल के ऊपर जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।